चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं बेटा आप लोगों को। रियल लाइफ में दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। आपके घर में भी और आसपास भी बहुत जगह ये डिवाइस यूज होती है। हेडिंग डाल लीजिए प्लीज, ट्रांसफॉर्मर। हमारे सिलेबस का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना। क्लास में जब आओगे नेक्स्ट टाइम क्लास में दिखाएंगे भी कैसा होता है। तो आज इसको समझते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्म वर्ड से बने, ट्रांसफॉर्म यानी बदलना। तो ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होती है, एक डिवाइस होती है जो एसी की वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर ट्रांसफॉर्मर, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, अगर ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज करता है तो उसको नाम देते हैं स्टेप अप, और अगर वो डिक्रीज करता है तो उसको नाम देते हैं स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं। स्टेप अप वो होता है जो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। स्टेप डाउन वो होता है जो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। अब कोई बच्चा पूछता है इसका यूज ही क्या है, क्यों हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो बेटा एक चीज समझिए, आपके घर में जो सॉकेट है इसमें जो वोल्टेज आ रही है दैट इज 220 वोल्ट। और हमें पता है ये आरएमएस वैल्यू। 220 वोल्ट के आगे कुछ साइन ओमेगा टी नहीं लगा, कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, तो ये आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना। अब सपोज करिए आपके पास एक डिवाइस है जिसको 220 वोल्ट नहीं चाहिए, जिसको चलने के लिए वोल्टेज कम चाहिए। लेट अस से किसी चीज को चलने के लिए 6 वोल्ट। अब आप क्या करोगे, इसको आप सॉकेट में तो जोड़ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी डिवाइस को चलने के लिए 6 वोल्ट चाहिए। सॉकेट में ज्वाइन करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो यहां यूज आता है ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर हम यहां पे ज्वाइन करेंगे, इनपुट में से ये लेगा 220 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर, और दिस इज कॉल्ड एज इनपुट। इनपुट में जो वोल्टेज होगी, इनपुट में वोल्टेज कितनी होगी, कॉन्सेप्ट समझो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग इट ना। समझिए इसका रियल लाइफ में यूज कैसे हो रहा है। और आउटपुट में, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है। इनपुट का मतलब इन, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितना आ रहा है, इन। आउट यानी ट्रांसफॉर्मर से बाहर कितना। तो मैं यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करूंगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, 220 वोल्ट को जितना मैं चाहूंगा उतना कम कर। अगर मुझे बढ़ाना होता, लेटेस्ट से मुझे वोल्टेज 220 की जगह 400 वोल्ट चाहिए। ठीक है ना। मेरे घर में तो जो सप्लाई आ रहा है वो तो सिर्फ 220 वोल्ट का है। एसी का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एसी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज आसानी से कर सकते हो बाय यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर। अगर आपके घर में डीसी सप्लाई होता 220 वोल्ट का, तो उस वोल्टेज को ना आप बढ़ा पाते ना आप कम कर, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। मुझे सिर्फ 220 वोल्ट ही यूज करना पड़ा। अब बेनिफिट क्या है मेरे पास एसी सप्लाई। एसी सप्लाई में अगर मेरा 220 वोल्ट भी है तो मैं इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ जितना मेरा रिक्वायरमेंट। अगर मेरी डिवाइस को ज्यादा चाहिए तो आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा के वोल्टेज को बढ़ा दो। अगर आपको कम वोल्टेज चाहिए तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाकर वोल्टेज को कम कर। ठीक है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैसे बनता है, ये लिख लो, स्टेप अप स्टेप डाउन। वन कॉमन एग्जांपल इज योर मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन को चलने के लिए 6 वोल्ट चाहिए। जब आप उसको चार्ज करते हो चार्जिंग में उसको सिर्फ 6 वोल्ट चाहिए। तो जो आपका 220 वोल्ट का एसी सप्लाई आता है सॉकेट, इसको पहले रिड्यूस करा जाता है 6 वोल्ट, देन इट इज सप्लाइड टू द मोबाइल। ये काम कौन कर सकता है, ये काम कर सकता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और
कम भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ठीक है, लिखते रहना साथ साथ। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। इसका वर्किंग लॉजिक क्या है? इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। याद करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। थिंक, सोचो क्या होता है। पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है म्यूचुअल वर्ड से रिलेटेड। जब एक कॉइल में करंट चेंज करता है तो नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस है ना, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड। चलो अब बना रहे हैं डायग्राम्स। सुनना प्लीज, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो दिखाएंगे आपको। ट्रांसफॉर्मर में एक लोहे का फ्रेम होगा, ये एक आयरन का फ्रेम, ठीक है ना। इस आयरन के फ्रेम के ऊपर इस साइड एक कॉइल बाउंड हुआ। ये देखिए, ये जो कॉइल बाउंड हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज दी प्राइमरी कॉइल। ये आपका प्राइमरी कॉइल है। या इसको बोलते हैं इनपुट, ठीक है ना। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है एनपी। ध्यान दो बेटा प्लीज अब सब लोग। और ऐसे ही एक कॉइल इस साइड भी बाउंड हुआ है। इसमें आपको दिख रहा है नंबर ऑफ टर्न्स अलग है। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स उतने नहीं है जितने इसमें हैं। दोनों में अलग अलग होते हैं। ये मेरा कॉइल कहलाता है सेकेंड, या इसको बोलते हैं आउट। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी में, दे आर एनएस। ठीक है ना, ठीक है। बन गया ट्रांसफॉर्मर, हो गया। बस कोई कहता है बस ये यहाँ यही है ट्रांसफॉर्मर। कुछ नहीं करना, 5 मिनट में बन जाएगा अगर आप घर पे भी बनाना चाहेंगे ना। एक लोहे का मेटालिक फ्रेम ले लो, इस साइड एक कॉइल बाउंड कर लो, उस साइड एक कॉइल बाउंड कर लो। इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, बन गया ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, अब यहां पर मैं इनपुट में वोल्टेज ज्वाइन करूंगा। इस वोल्टेज को बोल दीजिए वीपी। पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी। और यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको बोल दीजिए आईपी। पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, वीपी और I। ठीक है ना। आउटपुट में आउटपुट में वोल्टेज कहां से आई? सपोज करो, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। ये मेरा सॉकेट है, इसमें मेरा इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट। इसको मैंने ट्रांसफार्मर को सप्लाई किया। आउटपुट में मुझे अपना फोन ज्वाइन करना है, और मेरे को आउटपुट में जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज चाहिए 6 वोल्ट। आउटपुट में मुझे 6 वोल्ट। अब आउटपुट में जो वोल्टेज चाहिए उसको मैं नाम दूंगा Vs, वोल्टेज इन द सेकेंडरी। और जो करंट फ्लो करेगा उसको नाम दूंगा Is, करंट इन द सेकेंडरी। ठीक है ना। इनपुट में मुझे एक सप्लाई देना पड़ेगा, एसी सप्लाई ज्वाइन करना। इनपुट में मुझे एक एसी सप्लाई ज्वाइन करना पड़ेगा। आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिलेगी। जो वोल्टेज मैं अपनी डिवाइस को जो वोल्टेज मैं अपनी डिवाइस को सप्लाई कर सकता। कोई जगह पर आउटपुट में वोल्टेज आएगी कैसे? देखिए, आउटपुट में जो वोल्टेज है वो आ कहां से रही है? आउटपुट में तो कुछ ज्वाइन ही नहीं हुआ, बैटरी या एसी सोर्स। आउटपुट में तो कुछ ज्वाइन ही नहीं हुआ। हाँ, यहाँ मैंने एसी सोर्स ज्वाइन करा है, तो यहाँ तो मुझे पता है करंट फ्लो करेगा। और आउटपुट में करंट वोल्टेज आएंगे कहां से? आउटपुट में करंट और वोल्टेज आएंगे बाय द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आउटपुट में वोल्टेज और करंट कैसे आएंगे बेटा, प्लीज ध्यान से थोड़ा सा इसको समझो। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान।
देखना स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, इतना डिटेल में पेपर में नहीं लिखना होगा। पर जैसे ही इनपुट में आप एसी सप्लाई ज्वाइन करते हैं, मैंने ट्रांसफार्मर को एसी अपने घर के सॉकेट में ज्वाइन कर, ट्रांसफार्मर के दो साइड होती है, इनपुट साइड जहां आप वोल्टेज देते हो, और एक आउटपुट साइड जहां से आपको वोल्टेज मिलती है। तो ये इनपुट साइड, यहाँ मैंने वोल्टेज दी, मैंने घर का एसी सप्लाई यहाँ ज्वाइन कर, अपने घर के सॉकेट में से तार लेके मैंने यहाँ ट्रांसफार्मर में ज्वाइन कर, इनपुट इन यानी ट्रांसफार्मर के अंदर मैं वोल्टेज डाल रहा हूं, मैंने वोल्टेज डाल, यहां से मेरे को वोल्टेज मिलेगी। तो यहां जो मैंने वोल्टेज डाली वो थी वीपी और करंट था आई। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड में करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, और हमें पता है आयरन, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फेरोमैग्नेट के अंदर अंदर ही रहती है। तो वो ऐसे मुड़ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुड़ जाएंगी इसके अंदर, और गोल घूम के फिर ऐसे वापस। याद है प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि वो फेरोमैग्नेट के अंदर से जाना पसंद करती थी। तो ये जो है, दिस इज आयरन, ये आयरन फ्रेम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी प्राइमरी की, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई होगी वो गोल घूम के सेकेंडरी के अंदर भी जाएगी, है ना। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक। अब देखिए, अब देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा आराम आराम से करा रहे हैं, ध्यान से। अब देखो, इनपुट में करंट चेंज कर, इनपुट में करंट चेंज कर, यानी प्राइमरी का करंट चेंज कर, प्राइमरी में करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएंगी, क्योंकि प्राइमरी में करंट क्या कर रहा है, चेंज। कोई कहते हैं क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि इनपुट में एसी सोर्स है, एसी में करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, उसका असर सेकेंडरी पे पड़ रहा है। देखो, सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है, सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा। यही तो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना था। जब आपका प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये दो फिनोमेना आप लोग भूल गए क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर, और म्यूचुअल इंडक्शन मतलब दूसरे के अंदर ईएमएफ। तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी में जब करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस, और वो ईएमएफ हम जितना चाहेंगे अपनी मर्जी से इंड्यूस करवाएं। अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा इंड्यूस करवाएंगे, कम चाहिए तो कम कर, अगर ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करवाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा स्टेप अप, क्योंकि ये वोल्टेज ज्यादा दे रहा है। और अगर जो ईएमएफ यहाँ इंड्यूस हुआ वो इससे कम है, तो ये कहलाएगा स्टेप डाउन। देखते हैं कैसे हो, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट में मुझे एक एसी सप्लाई देना है, मुझे वोल्टेज सप्लाई करनी है, अपने घर के सॉकेट से कर लो, एसी से वोल्टेज आपको देनी है, डीसी पे काम नहीं करेगा, डीसी में नहीं काम करेगा, ये भी बताएंगे। तो आपने अपने घर के सॉकेट से तार जोड़ दिया, इनपुट में आपने वोल्टेज दे दी वीपी, और करंट है, आउटपुट में आपको जो वोल्टेज मिलेगी, जो आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर से मिलेगी, जो आप आगे अपने फोन को डिवाइस को दोगे, उस वोल्टेज को बोलते हैं वीएस, और करंट को बोलते हैं आईएस। ठीक है ना। चलिए अब ये डायग्राम बना, डायग्राम बनाओ और लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं। देखो, इनपुट इज एसी सोर्स, so the current in the primary keeps changing, current in the primary keeps changing,
देखिए यहां लिखा है मैंने, इनपुट इज एसी सोर्स, सो द करंट इन द प्राइमरी कीप्स चेंज। प्राइमरी में जो करंट है ये लगातार चेंज हो रहा है। देखिए क्या होगा इससे, जब प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करे। जब प्राइमरी का करंट चेंज होगा तो प्राइमरी अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी। क्या फॉर्मूला होगा, कोई बच्चा बता सकता है? प्राइमरी में जब करंट चेंज होगा तो प्राइमरी अपने अंदर क्या वोल्टेज इंड्यूस करेगा, इसके अपने अंदर क्या वोल्टेज होगी, ये फिनोमिना होता है सेल्फ इंडक्शन। फॉर्मूला होता है माइनस डी फाइव बाय डी थ्री। फैराडे का क्या फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला फैराडे, फॉरगेट अबाउट सेल्फ और म्यूचुअल। फैराडे का बेसिक फॉर्मूला था E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी। फैराडे का लॉ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फैराडे ने फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी। और अगर आपके n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो आप इसको n से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना। तो ये फैराडे का बेसिक फॉर्मूला है। तो ईएमएफ इंड्यूस, चलिए बताइए कितना होगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। फॉर्मूला लगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एनपी, तो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। अच्छा, क्या सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा? हाँ, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। या बहुत ही बेसिक बात करो, क्या सेकेंडरी का भी फ्लक्स चेंज हो रहा है? एक चीज देखो ना बेटा, जब मैं यहाँ करंट को बढ़ाऊंगा, देखना सब बच्चे ध्यान देना यहाँ, मैंने प्राइमरी में करंट को चेंज करा। कोई पूछता है कैसे करा, एसी सोर्स लगाया हुआ है तो करंट तो चेंज होगा ही, है ना। तो जब करंट को मैंने, जब करंट बढ़ाया, मैंने जानबूझ के नहीं बढ़ाया, एसी सोर्स है, एसी में करंट बढ़ेगा। जब एसी में करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने से प्राइमरी का फ्लक्स भी चेंज हो रहा है और सेकेंडरी का फ्लक्स भी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि सारी की सारी लाइनें सेकेंडरी में भी तो जा रही है। अगर यहाँ और लाइनें पैदा होती हैं तो प्राइमरी का भी फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी का भी तो होगा। देखो प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ गया तो सेकेंडरी का भी तो फ्लक्स बढ़ गया। तो ईएमएफ इंड्यूस प्राइमरी में हुआ है तो ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी में भी तो हुआ है। बेसिक फॉर्मूला लगा दो, पूरी सेल्फ म्यूचुअल की अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूला लगा दो। तो ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी में कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, बस एनएस, तो माइनस एनएस डी फाइव बाई डी। और एक चीज रियलाइज करिए, एक चीज रियलाइज करिए, ये डी फाइव बाई डी टी दोनों का सेम ही है, क्योंकि जितनी लाइनें, जितना फ्लक्स प्राइमरी में है एग्जैक्टली उतना फ्लक्स सेकेंडरी में भी है। जितनी लाइनें प्राइमरी में से जा रही हैं उतनी लाइनें घूमकर सेकेंडरी में भी जा रही हैं, फ्लक्स दोनों का सेम है। जितना फ्लक्स में चेंज यहां होगा उतना ही फ्लक्स में चेंज यहां भी होगा। अगर यहाँ की एक लाइन और बढ़ेगी तो वो लाइन वहां भी तो जाएगी, वहां भी एक लाइन बढ़ेगी। अगर करंट कम हो रहा है, एसी है ना, करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो दोनों तरफ से कम होगी। देखो अगर यहाँ की एक लाइन कम हुई है तो वहां की भी एक लाइन कम, डी फाइव बाई डी टी दोनों तरफ हो रहा है। फ्लक्स चेंज प्राइमरी में भी हो रहा है, फ्लक्स चेंज सेकेंडरी में भी हो रहा है, और दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है। ठीक है ना। और आप चाहें तो ईएमएफ को वोल्टेज भी बोल सकते, ईएमएफ ना बोलकर आप चाहो तो वोल्टेज भी बोल सकते हो, मैंने बताया था। अभी हम मान रहे हैं दोनों सेम। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, ये, एंड दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी। स्टार मार्क करके लिखिए,
rate of change of flux, rate of change of flux d phi by dt is same in primary and secondary. प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज सेम है, क्योंकि ये आयरन का फ्रेम कोई भी लाइन बाहर नहीं जा रही। जितनी लाइनें प्राइमरी की है वो सारी की सारी लाइनें सेकेंडरी की। जितना फ्लक्स में चेंज यहाँ होगा उतना ही। और मैंने ये फैराडे का फॉर्मूला लगाया है प्राइमरी के लिए और यही फॉर्मूला लगाया है secondary। जब प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा और वैसे ही सेकेंडरी। ठीक है ना? लिखो और अब इन दोनों को डिवाइड, इस वाले को इस वाले से डिवाइड करिए। ये लिख लीजिए पूरा, लिख लीजिए पूरा ये प्रॉपर्ली। इसके नीचे प्राइमरी के नीचे लिखो प्राइमरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है। वो कहता है ये फ्लक्स चेंज हो ही क्यों रहा है, क्योंकि एसी सोर्स है। इनपुट इज एसी सोर्स, सो द करंट इन द प्राइमरी कीप्स चेंजिंग। अगर आपका इनपुट डीसी होता तो कोई ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होता, आउटपुट में कोई वोल्टेज इंड्यूस ही नहीं होता। अब इनको डिवाइड करते हैं। Vs बाय Vp जब आप डिवाइड करेंगे Vs बाय Vp, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी कट जाएगा। हमारा फॉर्मूला आएगा Vs बाय Vp इज इक्वल टू Ns बाय। करो डिवाइड बेटा, लिखो साथ साथ लिखते रहो, बाद में भूल जाओगे क्या लिखना। Vs बाय Vp जब मैंने इसको इससे डिवाइड करा, माइनस से माइनस कट गया, डी फाइव बाई डी टी तो सेम ही थे दोनों के, कट गए, Ns बाय। यानी सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगी डिवाइडेड बाय प्राइमरी में जो वोल्टेज होगी, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी के नंबर। और इस रेशो को हम एक नाम दे रहे हैं के। वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन, वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ठीक है, बनाते रहो साथ साथ, बनाते रहो प्लीज। वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अच्छा, अब जरा यहां से देखिए कैसे डिसाइड होगा कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा या कम करेगा। कैसे डिसाइड, देखो देखो चलो, देखो इसके बाद ये देखो, वोल्टेज ज्यादा होगी या कम होगी, दैट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें कितने टर्न्स हैं, इसमें कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करेंगे वोल्टेज। तो लिखो नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड द वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड द वोल्टेज। देखिए इसके आगे आप इसके नीचे लिखिएगा। पहला, अगर मेरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, अप का अप वर्ड से ही याद हो जाएगा, अप का मतलब बढ़ाना। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, चलो जरा जल्दी से बताओ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वीएस बड़ा होगा या वीपी, कौन बड़ा होगा, रिप्लाई करिए जल्दी से, देखते हैं कौन बच्चे हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में इन दोनों में से कौन बड़ा हो, जल्दी। सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई करा अभी तक। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वीपी बड़ा होगा या वीएस बड़ा होगा। हो, अभी भी डाउट है, इसमें भी डाउट है आप लोग, इसमें भी कुछ बच्चे गलत आंसर बोल रहे हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में बेटा स्टेप अप, अप का मतलब बढ़ाना। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में कौन बड़ा होगा, वीपी बड़ा होगा या वीएस बड़ा।
इसमें भी तुमको डाउट है यार? स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज बढ़ा रहा है ये, यानी जितनी वोल्टेज मैंने यहां दी थी उससे बढ़ा के ये वोल्टेज बाहर सप्लाई करेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन बड़ा होगा? बीएस वुड बी हियर। अप कर दिया उसने वोल्टेज को, अप कर दिया, अप कर दिया यानी बढ़ा दिया। मैंने वोल्टेज दी थी कितनी? बीपी, उसने उसको बढ़ा दिया, तो जो वो मेरे को वोल्टेज मिलेगी वो ज्यादा होगी, बीएस। और कैसे डिसाइड होगा कि वीएस बड़ा होगा? हाउ विल यू डिसाइड कि आप चाहते हो वीएस ज्यादा हो तो क्या करोगे? सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए। वीएस हायर कैसे डिसाइड होगा? इट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द एनएस शुड बी हायर। सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है। आप यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखो, आप यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखो, तो आउटपुट में आपको वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगी। क्योंकि देखिए वीएस बड़ा होगा तभी जब एनएस, वीएस बड़ा होगा तभी जब एनएस बड़ा। देखो ध्यान से देखो। नोट डाउन करो प्लीज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमें चाहिए आउटपुट में हमें वोल्टेज ज्यादा मिले। प्रॉपरली लिखो पॉइंट वाइज। तो वीएस हायर कैसे होगा? हाउ विल यू डिसाइड कि वीएस ज्यादा हो? आप बस क्या करिए, इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दे, इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दे। एनएस ज्यादा होगा तो वीएस भी ज्यादा। अच्छा चलिए देखते हैं इस बार कितने बच्चे रिप्लाई करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितना आएगा? कितना मतलब वन से बड़ा आएगा या वन से छोटा? के वुड बी क्विकली, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितना आएगा? वन से बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा है, इनपुट की वोल्टेज से आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो के वुड बी ग्रेटर देन। के का बेसिकली मतलब होता है, के का मतलब क्या होता है कि आपको आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रही है वो इनपुट का कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। अगर मैंने कहा के 5 है, इसका मतलब आउटपुट में जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का 5 टाइम्स। अगर के है 10 यानी वोल्टेज 10 टाइम्स, तो के की वैल्यू 1 से बड़ी। अब दूसरा ट्रांसफॉर्मर हम, दूसरे टाइप का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो यहां लिख लेते हैं, स्टेप डाउन। जैसे मैंने 1 लिखा था ना, 2 स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होगा, इसमें स्टेप डाउन, डाउन यानी नीचे, ये वोल्टेज को कम कर रहा है। आपको आउटपुट में वोल्टेज लेस, इसमें वीएस लोअर। और हाउ डू यू डिजाइन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? बनेगा कैसे? आप इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम रखें, बस। सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है। इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स देखिए कम कर दीजिए, बन गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर आप एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर खोलोगे ना, अब देखोगे तो बिल्कुल सेम है। यहां पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, अगर एनएस बड़ा है, तो आउटपुट में वोल्टेज भी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज भी ज्यादा होगी। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो यहाँ पर वोल्टेज भी कम। तो अगर मेरा स्टेप डाउन है, अगर मेरा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, तो
अगर ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है यानी वो वोल्टेज को कम कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि उसके नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम। एनएस शुड बी लोअर, एनएस शुड बी लोअर। सारा खेल बेटा नंबर ऑफ टर्न्स का है। यहां पे छोटा सा एक डायग्राम देख लो आप, आपको सब समझ में आ जाए। ट्रांसफॉर्मर जब बनाया जाता है, यहाँ देखिए, ये प्राइमरी है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे, ये देखिए, ये स्टेप अप हो गया क्योंकि इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो आउटपुट में वोल्टेज भी ज्यादा हो। और अगर आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसके मुकाबले कम है, तो ये स्टेप डाउन होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो यहाँ पे वोल्टेज भी कम होगी। तो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं तो वोल्टेज भी ज्यादा होता है। स्टेप डाउन में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं तो सेकेंडरी में वोल्टेज भी कम होता है, क्योंकि फैराडे के फॉर्मूले के हिसाब से E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। आपका क्या ईएमएफ होगा? वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ ज्यादा कम होंगे तो यहाँ वोल्टेज भी कम, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वोल्टेज भी ज्यादा। चलो जल्दी से बताओ, के कितना होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए? के कितना होगा क्विकली? हाँ, इनके लिए के की वैल्यू 1 से छोटी, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है ना, सेकेंडरी में वोल्टेज कम है, सेकेंडरी में वोल्टेज कम है, या कह सकते हो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो इसमें न्यूमरेटर छोटा है। न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन 1 से छोटा है। ठीक है, लिखिए चलिए जल्दी से। ठीक है ना? तो इस फॉर्मूले को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस फॉर्मूले को मार्क कर लेंगे इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक इक्वेशन और ड्राइव होगी, फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब इस साइड देखते हैं, इनपुट में पावर कितनी है, व्हाट इज द पावर इन द, वोल्टेज है वीपी और करंट है वीआई। तो वोल्टेज का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं वी आई, वीपी इंटू आई। सुनते जाओ, दिस इज द पावर इन द इनपुट, दिस इज द पावर इन द आउटपुट में कितनी होगी पावर? व्हाट विल बी द पावर इन द आउटपुट? आउटपुट पावर पी आउट, वी इंटू आई, वी इंटू आई, यानी डीएस इंटू आई एस। ये देखिए, लिखो, इनपुट में लिखो और आउटपुट, और लिखो इसके बाद, इफ देयर इज नो पावर लॉस, इफ देयर इज नो पावर लॉस, हम मान के चल रहे हैं यहां पे कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा, कोई हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मान के चल रहा हूं मैं, तो कोई पावर लॉस नहीं हो रहा। ऐसा होगा नहीं, असली ऐसा होगा नहीं। इफ देयर इज नो पावर लॉस,
then the input power and the output powers must be equal. जितनी पावर इनपुट पे है, सपोज 100 जूल पर सेकेंड है, पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं 100 जूल, तो यहाँ पे भी कितनी एनर्जी है, 100 जूल। कोई एनर्जी का लॉस होगी, पर ऐसा होगा नहीं रियलिटी। इफ देयर इज नो पावर लॉस, तब ये दोनों बराबर। आगे लिखिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस होगा। ये जो तार है, ये तार भी तो आखिर बेटा कॉपर के ही बने हैं, इनमें भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी। ये जो तार है, कोई कहता है रेजिस्टेंस तो है ही नहीं कोई भी, रेजिस्टेंस के अलावा भी कुछ और रीजंस आएंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये वायर भी तो आखिर किसी मटेरियल का तो बना होगा, कुछ तो इस वायर की भी रेजिस्टेंस होगी जिसका ये बना है, कुछ तो लॉस होगा ही होगा। तो लिखो, we define a new term, we define a new term called as efficiency. Eta is equal to output power upon input. हम एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं, we are defining a new term, लिखिए efficiency, output power upon input power. सुनते जाओ, आउटपुट पावर का क्या फॉर्मूला होगा, VSIS, और इनपुट पावर का क्या फॉर्मूला होगा, VPI। इसको बनाओ बॉक्स, ये है हमारी इक्वेशन। एफिशिएंसी बताती है कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो। कोई कहता है बराबर क्यों नहीं, क्या कोई पावर का लॉस हो रहा है, हाँ रियल लाइफ में इसके अंदर काफी सारा हीट का लॉस। कभी तुम ट्रांसफार्मर को टच करोगे ना तो वो गर्म होगा, अभी हम बताएंगे क्यों होगा। पर अगर वो बोलता कि कोई पावर लॉस नहीं होता, तो मैं मान सकता था दोनों इक्वल। पर इन रियलिटी कुछ ना कुछ पावर का लॉस जरूर होता है, ध्यान से सुनना। तो इसीलिए आउटपुट पावर और इनपुट पावर को इक्वेट नहीं कर सकते, तो इनका रेशियो लेते हैं, आउटपुट पावर और इनपुट पावर, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। ठीक है ना। और इसके साथ कई बार आपके पेपर में वो आसान क्वेश्चन दे देगा, तो इसके साथ एक चीज लिख लेते हैं, इसके साथ एक टॉपिक और यहाँ पे ऐड करते हैं। बाय चांस अगर वो बोल देता है, इफ ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, इफ ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, अगर वो ये कह देता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, आइडियल। असली में कभी नहीं हो सकता, असली में कभी हो ही नहीं सकता आइडियल, पर अगर वो कह रहा है तो आप मान लीजिए एफिशिएंसी कितनी है, 100%। यानी ईटा कितना है, 1। 100% का मतलब 100/, यानी 1, एफिशिएंसी 1। और अगर मैं एफिशिएंसी को 1 डाल दूं, बेटा यहां पर देखो, एफिशिएंसी को मैं 1 डाल, तो क्या आएगा देखिए, एफिशिएंसी को 1 डालते ही इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू, लिखते जाओ लिखते जाओ। कई बार वो बोल देगा आपको, बोर्ड में वो आसान बनाने के लिए बोल देगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, आइडियल। आइडियल का मतलब क्या है कि उसमें जो इनपुट पावर थी, इनपुट में क्या पावर थी, V इंटू आई, VPI थी, और आउटपुट में क्या पावर होगी, V इंटू आई, VSIS। आइडियल बोलते ही आप समझ जाओ कि दोनों पावर बराबर। बोलेगा पेपर में बहुत बार, 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके ट्रांसफार्मर पे आते हैं ना, 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो ट्रांसफार्मर पर आते हैं, वो यही बोलता है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है। वो बोल देता है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है। और आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में आप एफिशिएंसी को ले लो 100%।
लिखो। उसने बोल दिया ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, ले लो 100%। तो 100/100 1, यानी क्या आया, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर आना भी चाहिए था, क्योंकि आइडियल का मतलब क्या है, देयर इज नो पावर लॉस, कोई नुकसान नहीं हो रहा। आइडियल का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा। तो इनपुट पावर आउटपुट पावर क्या ही आ जाएंगे, इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर आ जाएंगे। देखिए, इनपुट पावर आउटपुट पावर का फॉर्मूला डालते हैं। आउटपुट पावर का क्या फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो आउटपुट पावर का क्या फॉर्मूला होगा, PS इंटू IS, बराबर कर देंगे VP इंटू आई। ये सिर्फ कब करना है, जो मैं यहां लिख रहा हूं इस साइड, ये सिर्फ कब करना है, अगर वो क्या बोले, ट्रांसफॉर्मर क्या है। अगर आइडियल नहीं होगा, असली में होता भी नहीं, तो फिर एफिशिएंसी 100% नहीं डलेगी। फिर वो क्वेश्चन में देगा एफिशिएंसी 80%, 80/100, 70%, 70/100, जो भी एफिशिएंसी देगा क्वेश्चन में बोला। और अगर उसने क्या बोल दिया, आइडियल, तो 100%। तो फिर आउटपुट पावर इनपुट पावर से। और यहां से एक चीज देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, यहां से आएगा VS बाई VP, VS बाई VP इज इक्वल टू IP बाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आता है हमारा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा आया है किसके लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। कोई कहता है इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, लिखो अभी बताते हैं क्या इंटरेस्टिंग। इसमें इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं तो बेकार ही लग रहा है देखने में, इसमें क्या खास है। देखो बेटा, बेकार नहीं है ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आउटपुट की वोल्टेज है सेकेंडरी में, यानी आउटपुट की जो वोल्टेज है वो करंट के साथ देखिए इनवर्स रिलेशन। यानी अगर आपके आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा है तो आपके आउटपुट में करंट कम है। ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज और करंट में देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। अगर ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज 5 गुना बढ़ी है तो करंट 5 गुना कम हुआ है। कोई कहता है क्यों, क्योंकि बेटा पावर एक ऐसी चीज है, हम मान के चल रहे हैं पावर का लॉस नहीं हो रहा, तो इनपुट और आउटपुट की पावर इक्वल होनी चाहिए। पावर का अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा, लॉस नहीं हो रहा पावर का, तो इनपुट में जो पावर है आउटपुट में जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए। पावर का क्या फॉर्मूला है, V इंटू आई। यहां देखो, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। अगर मैं चाहता हूं पावर का लॉस ना हो, पावर का लॉस ना हो, तो वोल्टेज जितने गुना बढ़ेगी करंट उतने गुना कम हो जाए, तभी पावर सेम है। अगर वोल्टेज 5 टाइम्स हो गई तो करंट 5 टाइम्स कम हो गया, तब हाँ पावर सेम। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या हो, आइडियल हो, कोई पावर का लॉस ना हो, तो वोल्टेज और करंट में एक इनवर्स रिलेशन है। इसके साथ लिखेंगे, लिखिए प्लीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एक बार बोर्ड में ये लाइन पूछी थी उसने। लिखो, वॉट एवर whatever we gain in voltage, whatever we gain in voltage, we will lose in current. Whatever we gain in voltage, we will lose in current. इसका मतलब बताते हैं, इसका मतलब भी लिखो, इसका मतलब हिंदी में लिखो कि वोल्टेज जितने टाइम्स इंक्रीज होगी करंट उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा।
वोल्टेज जितने टाइम्स इंक्रीज होगी करंट उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाए, एंड वाइस वर्सा, उल्टा। अगर वोल्टेज कम हो रही है तो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट। ठीक है ना? तो जो इफेक्ट वोल्टेज पर होगा, लिखिए लिखिए लिखिए, जो इफेक्ट ट्रांसफार्मर वोल्टेज पर डालेगा, जो इफेक्ट वोल्टेज पर डालेगा उसका उल्टा इफेक्ट करंट पर पड़ेगा, उसका उल्टा इफेक्ट करंट पे पड़ेगा। ठीक है, अभी अभी तो 5 मिनट रुक जाओ, बस एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, सब क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो ये हमारा ट्रांसफार्मर के बारे में है। ट्रांसफार्मर बेटा, देखिए वोल्टेज, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले, उससे ज्यादा अच्छा हो रहा। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ट्रांसफार्मर आइडियल। ठीक है ना? ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना? अभी मैंने रफ में फिगर बना दी, ये मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, यहाँ पे 200 वोल्ट। प्राइमरी में जो वोल्टेज मैंने दी है वो 200 वोल्ट है, और प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 0.5 एम्प। ठीक है ना? ध्यान देना यहाँ पर। अब इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर का मैंने अपने, मान लो मोबाइल फोन पे जो है, आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रही है, आउटपुट में ये ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज दे रहा है, मान लीजिए वो 20 वोल्ट। ठीक है ना? यानी इसने वो, पहले तो चलो अब जरा जल्दी से बताओ, 200 वोल्ट को इसने 20 वोल्ट कर दिया, 200 वोल्ट को 20 वोल्ट कर दिया, वोल्टेज को बढ़ाया कम करा, वोल्टेज को कम करा। यानी ये ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा? इसका नाम वोल्टेज के बेसिस पे होता है, ये कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये वोल्टेज को क्या कर रहा है? कम कर, कितने गुना कम करा है? आइडियल ट्रांसफार्मर में आपका शॉर्टकट है, आइडियल ट्रांसफार्मर में आपका शॉर्टकट है, वोल्टेज को जितने गुना कम करेगा करंट को उतने गुना बढ़ा देगा। तो बताइए आउटपुट में करंट कितना मिलेगा? आईएस कितना? या तो इस फॉर्मूले से कर लो, वीएस बाई वीपी इक्वल टू आईपी बाई आईएस, या सीधा सीधा ये लॉजिक दे दो, वोल्टेज 10 गुना कम करिए, 200 से 10 टाइम्स कम करी है, सुनो, 10 टाइम्स कम करी है, तो करंट 10 टाइम बढ़ा दो, करंट हो जाएगा 5 एम्प। ये सेम रेशो आइडियल वाले के लिए अप्लाई होता है, आइडियल वाले में सेम फैक्टर, 10 गुना कम हुआ तो ये 10 गुना बढ़ गया। अगर नॉन आइडियल देता वो, तब ये लॉजिक वही होता कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, लॉजिक उसमें भी वही होता, पर वहां फैक्टर सेम नहीं आता। वहां हो सकता है ये 10 गुना कम हो रहा है, ये नॉट 10 टाइम्स, कोई और फैक्टर। पर अब देखिए, वोल्टेज 10 टाइम्स कम हो रही है तो करंट 10 टाइम्स बढ़ रहा है, ये आइडियल के, क्योंकि इसमें पावर का लॉस नहीं आएगा। अगर अब मैं पावर निकालूंगा, V इंटू आई, 200 इंटू 0.5, V इंटू 200 इंटू 0.5, वो आएगी 100 वोल्ट। आउटपुट में पावर निकाल, V इंटू आई, 20, ये भी 100, यानी पावर का कोई लॉस, नो पावर लॉस। ऐसा असली में होता नहीं है, असली में ऐसा होता नहीं, असली में पावर का लॉस हो, पर बहुत आपके, बहुत बार आपके न्यूमेरिकल्स आइडियल पर आ जाते, तो उसमें सीधा सीधा वोल्टेज जितने गुना चेंज हुई करंट पे उसका उल्टा असर। ठीक है ना?
और इसका जो नाम होता है अप या डाउन, वो वोल्टेज के बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है ना? चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्वेश्चन करो, उससे आपको क्लैरिटी। क्वेश्चन कर लो, दिस विल मेक इट वेरी क्लियर। क्वेश्चन में बस दो ही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। एक ये वाला, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा ये भी छोड़ो, आइडियल वाला, यही वाला यूज करो क्वेश्चन नंबर। ये देखिए, ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल आते हैं 5 नंबर के, ये दो, ओनली 2 रिजल्ट्स, ये फॉर्मूला। और इसमें भी अगर वो आइडियल बोल देगा, मैं अलग से नहीं बना रहा हूं, आइडियल बोल दे तो एफिशिएंसी को 1 पुट करके सॉल्व। ठीक है, चलो करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं, बुक से ही कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा मेरा डिक्टेट करने का। बुक खोल लो प्लीज बेटा। पेज 239, क्वेश्चन 24। पेज 239, क्वेश्चन नंबर 24। ट्रांसफॉर्मर पे 5 नंबर का न्यूमेरिकल है ये। इसका फर्स्ट पार्ट है आइडियल मान के क्या। फर्स्ट पार्ट में कोई एफिशिएंसी नहीं है। पार्ट ए देखेंगे, पार्ट ए में वो कह रहे हैं आपको क्या मानना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर आइडियल। अभी हम आइडियल मान के सॉल्व। चलिए सारे पार्ट्स 1 2 3 4 5 करिए आइडियल। ठीक है ना? तो 2 3 मिनट्स का ब्रेक है, स्क्रीन पे से आप कॉपी में देखेंगे और क्वेश्चन 24 करें। चलिए ट्राई करें। करें डिस्कस अब, चलिए। मेरा सजेशन क्या है कि अगर ट्रांसफॉर्मर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप एक फिगर बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूं, और फिर देखेंगे कैसे सॉल्व। एक रफ में फिगर बना लो, इसमें ऐसे कोई असली फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना? तो द प्राइमरी कॉइल, देखिए बेटा प्लीज सब बच्चे एक बार ध्यान दो, जो डाउट है बताएंगे। द प्राइमरी कॉइल, ये हमारा प्राइमरी हो, और ये हमारा सेकेंडरी हो। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स। प्राइमरी का डेटा मैं इस साइड लिखूंगा, सेकेंडरी का डेटा मैं उस साइड। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के दे रखा, के मैं बीच में लिख, क्योंकि के ना इसका होता ना उसका होता, रेशियो है तो के मैं बीच में लिख। इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर 220 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर, यानी इनपुट में पावर दे रखी है 1100 वोल्ट। इनपुट का करंट शायद नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, बस ये दे रखा। क्या क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी निकालना है, एनएस। करंट इन द प्राइमरी निकालना है, करंट इन द सेकेंडरी निकालना है, वोल्टेज इन द सेकेंडरी निकालना है, और पावर इन द सेकेंडरी। ये देखिए, अब मैंने सारा डेटा लिखा। अब देखो, ये हमारा डेटा, 4 वेरिएबल एलएचएस पर होते हैं, और 4 वेरिएबल आरएचएस, और एफिशिएंसी उसने आइडियल बोला हुआ है, तो एफिशिएंसी जो है वो 1। एक ट्रांसफॉर्मर है, सुनना बेटा सुनना, जिसके इनपुट में क्या वोल्टेज दी गई है, 220 वोल्ट वोल्टेज उसके इनपुट में दी गई। इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, 100, और इनपुट में पावर कितनी थी, 1100।
और बाकी सारी चीजें निकालनी है के दे। चलो स्टार्ट पहले कैसे करें देखो। सबसे पहले मैं यहीं पे फॉर्मूला लगा दूंगा पावर का v इंटू वन। कितनी है इस साइड पावर 1100। v कितना है 220 इंटू वन। तो यहां से i निकल आया 5। ये i आ गया 5। यहाँ का खत्म हो गया। Yes. अब यहां से वी एस बाई वीपी इक्वल टू के। मैं लॉजिक यूज करूंगा वी एस बाई वीपी कौन होता है के। वी एस बाई वीपी कौन होता है के। वी एस निकालना था वीपी दे रखा था 220 और के है 100। देखो ये फॉर्मूला यूज करा है मैंने वी एस बाई वीपी इक्वल टू के। तो वी एस बाई 220 इक्वल टू। तो कितना आ रहा है वी एस जल्दी करो। करो किसका हुआ किसी का वी एस कितना आ रहा है। जीरो सही से लगाओ। कितने जीरो लगेंगे थोड़ा कुछ भी लगा दोगे जीरो। वी एस आ रहा है 22,000। यानी ये ट्रांसफॉर्मर कितनी वोल्टेज देगा हमें बाहर 22,000। मैंने इसको क्या वोल्टेज प्रोवाइड करी थी 220। इसने उसको 100 गुना कर दिया 22,000 में। तो आउटपुट में वोल्टेज है 22,000। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अब मैं करूंगा फॉर्मूला यूज एन एस बाई एन पी इक्वल टू के। एनपी कितना है प्राइमरी में 100 और के भी 100। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लो। नंबर ऑफ टर्न्स आ गए सेकेंडरी में 10,000। सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है। एक चीज देखिए बेटा। प्राइमरी में 100 टर्न थे यहाँ पे 10,000 टर्न। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए हैं तो वोल्टेज भी बढ़ गई। ठीक है ना। अब करंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है 1। तो मैं इक्वल टू 1 करता हूँ क्योंकि आइडियल ट्रांसफर। तो वी एस आई एस अपॉन वीपी आई पी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वही फॉर्मूला आएगा जो अभी हमने पढ़ा हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या फॉर्मूला आएगा वी एस बाई वीपी इक्वल टू आई पी बाई आई। वोल्टेज जितने गुना बढ़ रही है करंट उतने गुना कम होगा। फॉर्मूले से कर लेते। वी एस है 22,000। वीपी है 220। आईपी है 5। आई एस यहां से आ जाएगा। करो जल्दी करो कितना आ रहा है। इस फॉर्मूले से करा मैंने एफिशिएंसी को 1 डाल दिया। 1 डाल दिया रीअरेंज करा 0.05। ये आप वैसे भी कह सकते हो वोल्टेज 100 गुना बढ़ी 100 टाइम बढ़ी है तो करंट 100 टाइम्स कम हुआ। आइडियल में आप कह सकते हो सेम था। और आउटपुट पावर निकाल लो। आउटपुट पावर निकाल लो V इंटू आई करके। या उतनी भी मेहनत मत करो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो पावर तो सेम ही रहेगी। पावर का कोई लॉस नहीं। ट्रांसफॉर्मर V और I को बदलता है। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म किसको करता है V और I। वोल्टेज को बढ़ाता है करंट को कम करता है या फिर वोल्टेज कम करता है करंट बढ़ाता है। पावर को नहीं छेड़ना चाहता। पावर का मान को वो चाहता है सेम रहे। तो पावर क्या ही आएगी। ट्रांसफॉर्मर का नाम ट्रांसफॉर्मर क्यों है ट्रांसफॉर्म कर रहा है। या तो वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट कम हो जाएगा या उल्टा होगा वोल्टेज कम करेगा तो करंट। वी और आई का रिलेशन वोल्टेज बढ़ती है स्टेप अप करंट कम हो जाता है।
वोल्टेज कम होती है, स्टेप डाउन, तो करंट बढ़ जाता है। जो असर वोल्टेज पे उसका उल्टा था। देखिए हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल हो गया। घरों में अब आपको आपको अगली क्लास में दिखाएंगे भी। और थोड़ा सोचिए आपके आसपास कहाँ यूज हो रहे हैं। मैंने एक बहुत कॉमन एग्जांपल बताया, आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है, कभी चेक करना उसको। वो वोल्टेज को 220 वोल्ट से 6 वोल्ट पे रिड्यूस करता है। 220 वोल्ट को रिड्यूस करता है 6 वोल्ट। तो ट्रांसफॉर्मर्स थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ अपना। ठीक है ना। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क बता रहे हैं। इसका बी पार्ट है होमवर्क, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 24 का पार्ट बी। यही क्वेश्चन आपने रिपीट करना है, एफिशिएंसी 75%। ठीक है ना। और दूसरा होमवर्क है चैप्टर 7 का सॉल्व और प्रैक्टिस असाइनमेंट पूरा लेकर आओ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। जो भी डाउट है ट्रांसफॉर्मर के, या जो भी उसके अलावा भी जो भी आपके होमवर्क के डाउट्स हैं, चैप्टर 7 का होमवर्क प्लीज सब बच्चे अगली क्लास में सबमिट करें। ठीक है ना। और डेली लाइफ में सोचकर आएंगे। ट्रांसफॉर्मर बहुत जगह यूज होता है, थोड़ा सोचकर आएंगे। कभी आपने देखा है ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज होता है, सोचकर आएंगे। ठीक है ना।